स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI पर। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर लेसन 2 जिसमें इलेक्ट्रिक टूल्स को हम पढ़ रहे हैं और आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कटिंग टूल्स एंड होल्डिंग टूल्स के बारे में। इसके अलावा अन्य टूल्स भी हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो पर। इससे पहले जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हमारी क्लासेस सबसे पहले प्राप्त हो जाए। और इससे पहले वाली जो क्लासेस है उसको देखने के लिए आप हमारी जो प्लेलिस्ट हमने बना रखी है उसमें जाकर पिछली क्लासेस देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। शुरुआत करते हैं कैंची से। कैंची को सीजर भी कहा जाता है। आपको स्क्रीन पर जो आपको कैंची नजर आ रही है, ये आमतौर पर घरों पर सभी यूज करते हैं। इसका जो हैंडल है, पीछे वाला भाग आपको नजर आ रहा है, जिस पर इंसुलेशन चढ़ा होता है और ये आकार में गोल होता है। इसमें दो मुंह होते हैं जो अंगुलियों में फंसाया जाता है। आगे का जो भाग नजर आ रहा है आपको, इसे कटिंग जॉ कहते हैं। इसका प्रयोग कपड़ा, विद्युत वायरिंग में धागा आदि को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो इसकी जो लंबाई होती है वो 15 से 20 सेमी लंबी कैंची प्रयोग में ली जाती है। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, 15 से 20 सेमी लंबी जो कैंची है ये विद्युत कार्य में प्रयोग में ली जाती है। दूसरा जो आपका औजार है, ये स्निप यानी कटिंग, ये भी एक कटिंग प्रकार का औजार है। इसका प्रयोग जो धात्विक पतली चादर या शीट होते हैं इसे काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आपको स्क्रीन पर स्निप नजर आ रहा होगा, जो जहां से इसका आगे वाला जो मुंह होता है, बिट होता है, इसको दो भागों में विभक्त करने वाला जो पिवेट होता है आपको नजर आ रहा है, पिवेट। और पीछे वाला भाग है जो हैंडल होता है, हैंडल के द्वारा आप पकड़ते हैं। आगे का जो भाग है कटिंग जॉ, इसकी धार तेज होती है। सिरे में कटिंग जॉ लगी होती है। इनके बीच की धातु शीट को रखकर लेग की सहायता से शीट को काटा जाता है, चाहे वो चादर की हो या एल्यूमिनियम की शीट हो, इसी का ज्यादातर प्रयोग करते हैं। ये 15 से 35 सेमी तक आपको मिलते हैं। इसका प्रयोग वायरिंग के तार, माइका शीट, कठोर इंसुलेशन, आपने देखा होगा विद्युत वायरिंग करते समय जो कठोर इंसुलेशन होता है उसको काटने में इसका प्रयोग किया जाता है। यह सामान्यतः लंबाई में 15 से 20 सेमी लंबी सीधी स्निप उपयुक्त होती है, क्योंकि स्निप दो प्रकार की होती है, एक तो सीधी, एक मुड़ी हुई। आपको सीधी जो स्निप है जो आपको दिखाई गई है। अगला आपको जो कैंची और स्निप संबंधी जो सावधानी है कौन कौन सी आपको अपनानी चाहिए। पहले है, कैंची से धात्विक चादरों या तारों को नहीं काटना चाहिए। ये मुख्य बात है, अगर काटेंगे तो इसकी धार खराब हो सकती है। दूसरी है, स्निप और कैंची को कटिंग धार को बनाए रखना चाहिए। इसकी जो धार है इसको बनाए रखना चाहिए। इसकी धार कुंद, कुंद का मतलब होता है खराब हो जाने पर कुशल कारीगर से धार लगा लेना चाहिए। इसके बाद में अगला आपका जो औजार है बहुत ही महत्वपूर्ण औजार है, वायर स्टीपर। वायर स्टीपर जो आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर, ये वायर स्टीपर है। आगे का भाग आपको नजर आ रहा है, ये डाई होती है। डाई का मतलब ये होता है कि इसमें तार का इंसुलेशन फंसाकर उसे छिला जाता है, जिसे डाई कहते हैं। इसका हैंडल आपको नजर आ रहा होगा, ये हैंडल होता है, इस पर इंसुलेशन चढ़ा होता है। इसके बाद में जो बीच का भाग आपको नजर आ रहा है, रेटेट के नाम से जानते हैं। और एक और मुख्य बात है कि इसके द्वारा जब भी आप विद्युत कार्य में इसका प्रयोग कर रहे हैं तो इंसुलेशन के अलावा केबल का इंसुलेशन, का तार का इंसुलेशन आदि चलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यह अनेक लंबाई में आपको उपलब्ध होते हैं, जैसे 20 सेमी लंबाई में भी यह विद्युत कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है और 30 में भी इसका प्रयोग में लाया जाता है। इसका जो एक गेज सेंटर लगा होता है, गेज का मतलब होता है कि तार का जो व्यास होता है ना, उसी गेज सेंटर कहा जाता है। उसी में इसमें खांचे होते हैं छोटे छोटे, और वहां से खांचों पर रखकर तारों का इंसुलेशन छिला जाता है। अगला जो औजार है क्रीपिंग टूल। क्रीपिंग टूल के द्वारा जब भी आप विद्युत वायरिंग में जो केबले होते हैं उनका जो संयोजन करते हैं, क्रीपिंग टूल के माध्यम से लग लगाकर उसे दबाया जाता है, जिससे स्पार्किंग नहीं होती है। ज्यादातर जो लग होते हैं ये पीतल या एल्यूमिनियम के होते हैं। जो इसकी जो लंबाई है वो 20 सेमी होती है। आपको क्रीपिंग टूल स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। पीछे वाला जो भाग है वह हैंडल होता है, अब हैंडल पर इंसुलेशन चढ़ा होता है। और बीच वाला भाग आपको नजर आ रहा है वायर स्टीपर। ये वायर स्टीपर की तरह इसमें खांचे होते हैं। और आगे का जो भाग आपको नजर आ रहा है ये क्रीपिंग जॉब। क्रीपिंग जॉब का मतलब होता है कि इसमें
लग को दबाया जाता है। अगला जो औजार है वाइस, वाइस भी एक महत्वपूर्ण औजार है और इसके माध्यम से कोई भी जॉब को पकड़कर प्रयोग में लाया जाता है। ये किसी भी जॉब मजबूती से पकड़ने वाला एक औजार होता है। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए पृथक पृथक प्रकार की वाइसें प्रयोग होती हैं, जैसे बेंच वाइस, पाइप वाइस, पिन वाइस, हैंड वाइस, लेग वाइस आदि हैं। ये जॉब की लंबाई के अनुसार विभिन्न प्रकार की होती हैं। सामान्यतः कार्य के लिए 10 सेमी जो वाली बेंच वाइस, क्योंकि विद्युत कार्य के लिए बेंच वाइस ही उपयुक्त होते हैं। 60 mm व्यास क्षमता वाली पाइप वाइस की भी आवश्यकता पड़ती है आपको कभी कभी कार्य करते समय। जैसे मान लो आपको कोई भी पाइप या जीआई पाइप या पीवीसी पाइप काटना है तो वाइस में फंसाकर उसको एंग सा ब्लेड से काटा जाता है। तो ये आपकी जो वाइस है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी सहायता से कोई भी जॉब को ये जगड़ से पकड़ लेते हैं और इसकी सहायता से उसे काट दिया जाता है। जैसे आपको नजर आ रही होगी वाइस, जो इसमें 2 हैंडल होते हैं। हैंडल आपको नजर आ रहा है। जो इसको जो वाइस होती है ये नरम इस्पात यानी नरम इस्पात की बनी होती है और जो इसके बीच वाला जो भाग होता है नजर आ रहा होगा आपको, बीच वाला जो भाग नजर आ रहा है इसे गैप के नाम से जानते हैं। अब गैप का मतलब ये होता है कि जॉब कितना आकार का व्यास है या कितनी मोटाई है उसकी इसमें फंसाया जाता है बीच में। और इसका दोनों सिरों पर आपको नजर आ रहा होगा फिक्स्ड जो, और नीचे वाला है मुंह वेल जो होता है और इनको कस दिया जाता है। कसने के बाद में जो फिक्स हो जाता है और अन्य औजार के माध्यम से उसे काट दिया जाता है। अगले औजार को पढ़ने से पहले वाइस संबंधित सावधानियां आपको क्या रखनी चाहिए, आइए देख लेते हैं। वाइस आपके इलेक्ट्रिशियन लैब में आपने देखी होगी जो बेंच पे लगी होती है। पहले है इसके जो साफ रखना चाहिए। जो का मतलब इसका जो मुंह होता है जहां से आप जो को किसी भी, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ का जो बीच का भाग है इसे साफ करते रहना चाहिए। दूसरा है जो पर चिकनाई नहीं लगा रहना चाहिए, क्योंकि चिकनाई रहेगा तो आपका कोई भी जॉब है फिसल सकता है। तीसरे वाइस का एन विज की भांति प्रयोग नहीं करना चाहिए। वाइस का मतलब एन विज का मतलब होता है ठोकना, इसको ठोकेंगे तो इसका मुंह खराब हो सकता है। चौथा है नरम वस्तु को पकड़ने के लिए गाइड का प्रयोग करना चाहिए। जो गार्ड होता है, गार्ड का मतलब होता है कि स्क्रू वाला जो होता है उसको कसना चाहिए। नरम वस्तु की, लोहे की वस्तु होती है उनको पकड़ने के लिए। अब नरम वस्तु जैसे मान लो इस्पात है तो इसको भी पकड़ने के लिए गाइड का प्रयोग करना चाहिए। अगला औजार है जिमलेट। जिमलेट भी एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिशियन के लिए औजार है। इसका प्रयोग लकड़ी में छिद्र करने हेतु किया जाता है। अब छिद्र करने वाला जो सिरा पेज आपको नजर आ रहा है, पेज होता है बीच का वाला भाग फ्लूट और जो आगे वाला भाग आपको नजर आ रहा है इसे फील्ड स्क्रू कहा जाता है। फील्ड स्क्रू इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको किसी भी लकड़ी की वस्तु होती है उसमें छेद करना है तो आगे वाला भाग जो स्क्रू का है ये अंदर जाता है, इसे फील्ड स्क्रू इसलिए कहा जाता है। बीच वाला भाग आपको नजर आ रहा है इसे शैंक कहा जाता है और लास्ट वाला भाग आपको नजर आ रहा है इसे हैंडल कहा जाता है। इसका हैंडल वही लकड़ी का बना होता है। अब इसके में जो चूड़ियां बनी होती हैं इसको दोनों हाथों से घुमाया जाता है और ये लकड़ी में अंदर या दीवार के अंदर चला जाता है और आपका छेद हो जाता है। अगला टूल्स है आपका ऑगर। इसका प्रयोग भी छेद करने के लिए किया जाता है। जैसे मोटी लकड़ी होती है उसमें छेद करने के लिए इसका प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। आपको ऑगर नजर आ रहा होगा, इसका जो भाग है ये बॉडी होती है, बीच वाला भाग, और आगे वाला भाग होता है इसे बिट कहा जाता है, और पीछे वाला भाग आपको नजर आ रहा है ये फील्ड स्क्रू होता है, यही अंदर जाता है और इसे ठोका जाता है पीछे से। ये कटिंग एज होता है और कोई भी मोटी लकड़ी में छेद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है आपको जिम लेट और ऑगर संबंधित सावधानी आपको क्या क्या रखनी चाहिए। पहले है इन्हें प्रयोग करने के पश्चात टूल किट में रखना चाहिए, जो आपका टूल किट होता है उसमें रखना चाहिए। दूसरा है इन्हें जंग लगने से बचाना चाहिए। तीसरा है जिम लेट को प्रयोग करने से पूर्व जांच कर लेना चाहिए कि इनका हैंडल ढीला तो नहीं है। अगर ढीला हैंडल है तो आपको चोट पहुंच सकती है। अगला जो औजार है आपका स्पिनर सेट, जो जिसे स्पिनर सेट को हिंदी में पाने के नाम से भी आप जानते हैं। ये अनेक आकार प्रकार के होते हैं। स्पिनर सेट प्राय 6, 12, 19 आदि संख्या में सेट के रूप में उपलब्ध होते हैं।
एक सेट में या तो 6 या 12 या 19 आदि आपको उपलब्ध होते हैं। इनका जो का मतलब इसका जो हैंडल वाला भाग होता है, आकार में ये गोल या त्रिज्या आदि में आकार के द्वारा इनका आकार व्यक्त किया जाता है। इसका जो जबड़ा होता है, इसको जा या जबड़ा के आकार से इसे व्यक्त करते हैं कि कितने व्यास का, यह आपको नजर आ रहा होगा। तो इनके जो व्यास हैं इसी के आकार या जबड़े के आकार से इसे व्यक्त करते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे सिंगल हैंडल, डबल हैंडल, रिंग। रिंग जो ऊपरी वाला जो आपको स्पिनर नजर आ रहा है, इसे रिंग पाने के नाम से भी जानते हैं। बॉक्स स्पेशल आदि होते हैं। विद्युत कार्य के लिए प्राय 3 से 25 mm तक जबड़े वाले डबल हैंडल आपको नजर आ रहा होगा। डबल हैंडल वाला जो स्पिनर है ये उपयुक्त होता है और इसका प्रयोग नट बोल्ट्स आदि को कसना तथा खोलने के लिए किया जाता है और ये स्टील का बना होता है। अगला जो आपका टूल्स है एडजस्टेबल स्पिनर, ये भी एक प्रकार का पन्ना है। जहां आपका स्पिनर सेट प्रयुक्त नहीं होता है, वहां उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वहां ऐसी स्थिति में एडजस्टेबल जो स्पिनर होता है इसका प्रयोग किया जाता है। ये प्राय 15, 20, 25 या 30 सेमी लंबाई में उपलब्ध होता है। विद्युत कार्य के लिए 20 सेमी लंबा एडजस्टेबल रिंच उपयुक्त होता है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब किसी नट के आकार का सही स्पिनर टूल किट में उपलब्ध ना है। सही मतलब जैसे 19, 20 आदि का जो पाना होता है स्पिनर सेट में नहीं है, जब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं एडजस्टेबल स्पिनर का। इसके आपको स्क्रीन पे इसका डायग्राम नजर आ रहा होगा। पीछे वाला भाग है जिसे हैंडल कहते हैं। इसके बाद में जो एक तरफ नीचे वाला भाग नजर आ रहा है एडजस्टेबल नट कहा जाता है। इसमें एक नट होता है स्क्रू टाइप, इसे कसा जाता है। इसके बाद में ऊपरी वाला भाग आपको नजर आ रहा है फिक्स जो कहते हैं, और नीचे वाला भाग नजर आ रहा है मूवेबल जो कहते हैं, और इसी भाग से किसी भी नट बोल्ट को कसा जाता है। स्पिनर सेट एवं एडजस्टेबल स्पिनर संबंधित आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए? पहला, इन्हें जंग से बचाना चाहिए और समय समय पर विशेषकर वर्षा ऋतु में आवश्यकता अनुसार ग्रीस आदि लगाते रहना चाहिए। ग्रीस लगाने पर इस पर जंग नहीं लगेगा। दूसरा है, उपयोग से पूर्व इनके जोक को साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि जोक को साफ नहीं करेंगे, जबड़े को साफ नहीं करेंगे तो उस पर जंग लग जाएगा। इसके बाद में अगला जो औजार है पाइप रिंच। तो पाइप रिंच है, ये अनेक लंबाई जैसे 20, 25, 30, 40, 50, 60 सेमी आदि में उपलब्ध होता है। आपको स्क्रीन पर इसका डायग्राम नजर आ रहा होगा। पीछे वाला जो भाग नजर आ रहा है आपको, इसे हैंडल कहा जाता है। और नीचे वाला, यहाँ चलते हैं, नीचे वाला भाग नजर आ रहा है फिक्स जा कहा जाता है। ये स्थिर रहता है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जो ऊपरी वाला भाग आपको नजर आ रहा है मूवेबल जो, यह अस्थिर होता है, इसको आगे पीछे किया जा सकता है। विद्युत कार्य के लिए 25 सेमी लंबा 4 सेमी जापरास यानी जबड़ा वाला पाइप रिंच उपयुक्त होता है। इसका प्रयोग कंड्यूट तथा जीआई पाइप, सॉकेट आदि कसना को खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला आपका औजार है पाइप कटर, जो पाइप को काटता है। पाइप कटर आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। पीछे वाला जो भाग है ये हैंडल है और बीच वाला भाग आपको नजर आ रहा है, इसे स्क्रू कहते हैं। इसमें 3 कटिंग ब्लेड होते हैं, जिसमें से एक स्थिर ब्लेड होती है, आपको स्क्रीन में नजर आ रही होगी, ये फिक्स जो पर कसी होती है। इसके बाद में जो 2 अस्थिर ब्लेड होती हैं, आपको जो स्क्रीन पर नजर आ रही है मूवेबल जो पर कसी होती हैं। इसके बाद में ये औजार 30 से 90 सेमी तक की लंबाई में बनाया जाता है। इसमें 3 मैंने नीचे बता दिया आपको डायग्राम में कि 3 कटिंग ब्लेड होते हैं। इसके बाद में ये औजार पाइप को घुमाते समय साथ साथ गति भी करता है। कटे जाने वाले पाइप औजार के जबड़ों में पेज द्वारा कस दिया जाता है। इनके जो पेज है उन पर कस दिया जाता है और पेज हैंडल को थोड़ा थोड़ा कसते हुए हैंडल को पाइप के चारों ओर घुमाते हैं, जिससे पाइप कट जाता है। इसका प्रयोग कंड्यूट पाइप, जीआई पाइप आदि को काटने के लिए किया जाता है। पाइप रिंच व पाइप कटर संबंधित सावधानी आपको क्या क्या रखनी चाहिए? इनके पेज पर, पेज का मतलब होता है जहां से आप स्क्रू, ये पेज है स्क्रू, इस पर
समय समय पर ग्रीस लगाते रहना चाहिए। अगर ग्रीस नहीं लगाएंगे जंग लग जाएगा, और जंग लगाएंगे तो कार्य करते समय आपको सुविधाजनक नहीं मिल पाएगा। दूसरा है, इसके साथ हैमर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तब भी आप पाइप रिंच या पाइप कटर का प्रयोग करें, तब हैमर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा है, उपयोग के बाद इन्हें साफ व बंद करके रखना चाहिए। साफ किससे करेंगे? आपके सैंड पेपर भी आता है, हो सके जहां तक ग्रीस का लेप करके रखना चाहिए। चौथा है, प्रयोग से पूर्व इनके जो यानी जबड़े को साफ कर लेना चाहिए। तो अगला औजार है ब्लो लैम्प। ये भी एक विद्युत कार्य में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका प्रयोग ज्यादातर केबल जॉइंट में जोड़ गर्म करने तथा शोल्डर को पिघलाने के लिए किया जाता है। आपको ये आपका इसका डायग्राम है, स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इसमें जो एक पीतल की टंकी होती है जिस पर केरोसिन अंदर भरा रहता है, जिसे आप मिट्टी के तेल के नाम से जानते हैं। इसके बाद में एक एयर रिलीज वाल्व होता है, आपको जो नजर आ रहा होगा। इसके बाद में एयर पंप होता है, आपको जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसके बाद में एक गैस ट्यूब होती है जहां पर गैस के माध्यम से लो जाती है। इसके बाद में जो लो बाहर निकलते हैं बर्नर लगा होता है, और जो लो बाहर निकलने के बाद में जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है जिसे फ्लेम कहते हैं। इसके बाद में एक नोजिल होता है जिसके हवा के माध्यम से यह आगे जाता है। ये पूरा का पूरा पित्तल का बना होता है। पित्तल एक प्रकार की मिश्र धातु होते हैं, इसलिए बनाया जाता है कि इस पर जंग नहीं लगे। ये मिट्टी के तेल से चलने वाला एक प्रकार का स्टोव है, और इसकी सहायता से आप किसी भी केबल या जॉइंट को गर्म या सोल्डर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ब्लो लैम्प संबंधित सावधानी आपको क्या रखनी चाहिए? पहले प्रयोग से पूर्व इसके नोजिल को साफ कर लेना चाहिए। दूसरा है, मिट्टी का तेल साफ होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें मिट्टी में और भी कण मिले हुए हैं, अन्यथा उसे कीप या फिल्टर जाली की सहायता से साफ करके उस ही ब्लो लैम्प के टैंक में भरना चाहिए। तीसरे, इसमें अधिक हवा नहीं भरना चाहिए, क्योंकि अधिक हवा भरेंगे तो स्फोट भी हो सकता है, क्योंकि अधिक वायु दाब से टैंक फट सकता है। इसके बाद में अगला जो औजार है पुली पुलर विद्युत मशीन, जनित्र, मोटर आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। ये स्टील का बना होता है पूरा का पूरा। इसमें जो इसके आपको स्क्रीन पर इसके भाग नजर आ रहे होंगे, ऊपर का भाग जो आपको नजर आ रहा है जिसे हैंड कहा जाता है। हैंड आपका जो स्पिनर सेट है इसकी सहायता से कसा जाता है। बीच वाला जो भाग आपको नजर आ रहा है स्पेंडल, ये बीच वाला भाग होता है, स्क्रू के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में जो अगला है बेस प्लेट होती है। इसमें तीन टांगे होती है, और जो नीचे वाला भाग आपको समायोजक टांगे होते हैं। और इसके बाद में जो बीच वाला आपको सेंटर वाला जो पॉइंट नजर आ रहा है जिसे एज कहा जाता है, यही किसी जॉब या कोई भी मशीन या मोटर पर बीच वाले भाग पर रखकर कसा जाता है। और इसके माध्यम से कोई भी मशीन, जनित्र या मोटर में फंसाकर पुली के चारों ओर फंसाकर पेज को धीरे धीरे कसते हैं, और पुली धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं, और इस औजार की सहायता से पुली बाहर निकल जाती है, जिसे शॉफ्ट और पुली दोनों खराब नहीं होती हैं। इसके बाद में अगला आपका जो औजार है बेरिंग पुलर। ये भी पुली पुलर की भांति स्टील का होता है, आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा। ये स्क्रू है, ये बेस प्लेट होते हैं, और इसमें दो टांगे होती है। अंतर यह है कि उसमें तीन टांगे होते हैं और इसमें दो टांगे होते हैं। इसका भी प्रयोग कोई भी मोटर, जनित्र आदि में बेरिंग को बाहर निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जिससे मान लो कोई भी मोटर का बेरिंग है तो आप इसकी सहायता से आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, जिससे बेरिंग और शॉफ्ट दोनों खराब नहीं होते हैं। पुली पुलर व बेरिंग पुलर संबंधित सावधानी आपको क्या रखनी चाहिए? पहले, पुली या बेरिंग उतारने के लिए पुलर पर हैमर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये मुख्य बात है। अगर हैमर का प्रयोग करेंगे तो इसका जो सेंटर पंच वाला जो पॉइंट है वो खराब हो जाएगा। दूसरे, इनके पेजों तथा घर्षण वाले पिवटों में समय समय पर ग्रीस मोबिल ऑयल लगाते रहना चाहिए। तीसरा, बेरिंग पुली के आकार के अनुसार सही साइज का पुलर प्रयोग करना चाहिए। जैसे मान लो बेरिंग बड़ा है तो उसी साइज का आप बेरिंग पुलर प्रयोग करें।
पुलर के पेज को चलाने के लिए सही साइज के स्पिनर का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि स्पिनर के द्वारा कसा जाता है, तो सही स्पिनर का वहां प्रयोग करें। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप आईटीआई से रिलेटेड इसी तरह की क्लासेस, जॉब वैकेंसीज के अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको आईटीआई से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।